ब्लैक बॉडी रेडिएशन लॉज बेस्ड ऑन क्लासिकल थ्योरी, चिरसम्मत सिद्धांत पर आधारित कृष्णिका वितरण नियम। तो हमने लास्ट लेक्चर में ब्लैक बॉडी और ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में पढ़ा था और हमने एक कर्व भी देखा था जो कि किसी ब्लैक बॉडी के अंदर से इमिट होने वाली रेडिएशन का उसकी वेवलेंथ के साथ रिलेशन शो करता है। तो ये अपन ने ग्राफ देखा था। अब इस ग्राफ को एक्सप्लेन करने के लिए क्लासिकल थ्योरी पे बेस्ड दो लॉ आए। फर्स्ट था वीन्स रेडिएशन लॉ, वीन का विकिरण नियम, और सेकंड था रेले जीन्स का लॉ। तो हम एक एक करके दोनों को पढ़ेंगे। तो ये इस ग्राफ को एक्सप्लेन करने के लिए बेसिकली फॉर्मूला देने वाले थे और उस फॉर्मूले में जैसे जैसे अपन लैम्डा की वैल्यू रखना चाहते हैं हमें ये ग्राफ मिल जाना चाहिए था। बट हम देखेंगे कि क्लासिकल थ्योरी पे बेस्ड ये दोनों लॉ ही जो है वो सक्सेसफुल नहीं रहे और बाद में क्वांटम थ्योरी यूज़ करके प्लांक ने अपना लॉ दिया था जिसने ब्लैक बॉडी को एक्सप्लेन किया था, ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन किया था। तो देखते हैं फर्स्ट ये वीन्स रेडिएशन लॉ क्या था। तो वीन्स रेडिएशन लॉ, वीन ने ये कहा था कि लैम्डा से लेके लैम्डा प्लस डी लैम्डा रेंज में, यानी रेंज कितनी हो गई, डी लैम्डा। तो वीन ने कहा था कि इस रेंज में इमिट होने वाली जो रेडिएशन है जो कि ब्लैक बॉडी से निकल रही है उसकी इमिशन पावर या उसकी जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी इस फॉर्मूले से दी जाएगी। ये फॉर्मूला डायरेक्टली वीन ने दिया था और हम इसका डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे सिलेबस में केवल ये लॉ होगा और हमें डायरेक्टली बस ये फॉर्मूला लिखना है और कर्व को ये किस हद तक एक्सप्लेन कर पाया वो हमें बताना है। तो वीन के अकॉर्डिंग ये वाला फॉर्मूला जो है इस फॉर्मूले के हिसाब से ये ग्राफ बनना चाहिए। तो अब चेक कर लेते हैं कि इस फॉर्मूले के हिसाब से ग्राफ बन रहा है या नहीं बन रहा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें क्या करना है, इस ई लैम्डा का वेरिएशन लैम्डा के साथ देखना है। तो लैम्डा यहाँ दो फंक्शंस में है, एक तो लैम्डा है 1/λ⁵ में और एक इस एक्सपोनेंशियल वाले पार्ट में भी लैम्डा है। तो यहाँ पर अगर अपन देखते हैं तो जब भी ये जो कर्व है जिसमें 1/x वाला टर्म भी है अपने पास और e की पावर -1/x वाला टर्म भी है, तो जब ग्राफ प्लॉट होता है तो एक्सपोनेंशियल वाला जो पार्ट होता है वो हमेशा डोमिनेट करता है। ठीक है, अगर 1/x के साथ में एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट है तो ये वाला पार्ट डोमिनेट करेगा, तो कर्व जो होगा वो इसके अकॉर्डिंग बनेगा। ये फंक्शन सिर्फ उसको थोड़ा सा ऑल्टर कर देगा, ऑल्टर का मतलब है उसका एक्चुअल शेप से थोड़ा सा चेंज कर देगा। तो हम देखते हैं कि एक्सपोनेंशियल के हिसाब से ग्राफ कैसा बनना चाहिए। तो यहाँ पर अपन देख लेते हैं ई लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है, e की पावर -1/λ। मैंने बाकी सारे टर्म नहीं लिए हैं, a कांस्टेंट है तो हमने नहीं लिखा और क्योंकि मैंने बता दिया कि 1/λ⁵ वाला जो पार्ट है वो डोमिनेट नहीं करेगा तो हम उसे अभी के लिए एक बार अवॉइड कर रहे हैं। केवल एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट लिखा है, उसमें भी जो स्मॉल a है अगेन वो कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं तो उसको भी मैंने नहीं लिखा है और कैपिटल T जो है वो टेम्परेचर के साथ वेरिएशन रिप्रेजेंट करेगा। पर इस ग्राफ में हम टेम्परेचर के साथ वाला पार्ट भी हालांकि लिखा हुआ है बट वो हम नहीं देख रहे हैं, हम केवल ई लैम्डा का लैम्डा के साथ वेरिएशन देख रहे हैं कि इस फॉर्मूले से हमें इस तरह का ग्राफ मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि जैसे जैसे अपन लैम्डा इंक्रीज करेंगे, ठीक है, अपन लैम्डा बढ़ाएंगे तो 1/λ की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज। ओके, लैम्डा इंक्रीज करने से 1/λ की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज। और 1/λ की वैल्यू अगर डिक्रीज होगी तो -1/λ की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज, क्योंकि माइनस साइन क्या करता है, उस क्वांटिटी को ऑपोजिट कर देता है। तो अगर 1/λ जो है वो डिक्रीज हो रहा है तो उस पर माइनस साइन लगते ही वो वैल्यू क्या होने लग जाएगी, इंक्रीज होने लग जाएगी। अब अगर e की पावर ये -1/λ इंक्रीज हो रहा है तो इस इंक्रीजिंग टर्म को जैसे ही हम एक्सपोनेंशियल में पावर में डालेंगे तो वो पावर भी क्या होने लगेगी, इंक्रीज होने लगेगी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप देखिए कि ये पूरा टर्म जो पावर में है ये पूरा टर्म इंक्रीज हो रहा है। अगर ये इंक्रीज होगा तो e की पावर में अगर इस टर्म को लिखेंगे तो वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब हमने शुरुआत में देखो जैसे जैसे लैम्डा इंक्रीज हो रहा है एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और एक्सपोनेंशियल वाले पार्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, ई लैम्डा। तो यानी कि लैम्डा इंक्रीज होने से ई लैम्डा भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो कर्व शुरू में देखो, शुरू में जैसे जैसे हम लैम्डा को इंक्रीज कर रहे हैं ई लैम्डा भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि देखो ग्राफ कैसा बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। तो ये जाता जाएगा एक मैक्सिमम पॉइंट तक तो सही है, पर उसके बाद अगर हम लैम्डा को इंक्रीज करना कंटिन्यू रखते हैं तो जो ई लैम्डा है वो इंक्रीज नहीं बल्कि क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यानी एक्सपेरिमेंटली तो जो कर्व है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, जबकि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अभी भी क्या हो रहा है, फॉर्मूले में तो ये जो ई लैम्डा है
वो अभी भी किसके प्रोपोर्शनल है, e की पावर माइनस 1 बाई लेमडा के, यानी कि अभी भी अगर अपन लेमडा इंक्रीज करेंगे तो e लेमडा क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। तो वीन ने जो फॉर्मूला दिया उसके अकॉर्डिंग कर्व कैसा बनना चाहिए कि जैसे यहाँ से यहाँ तक आएगा इंक्रीज होता जा रहा है, लेकिन जो मैक्सिमम पॉइंट है उसके बाद भी कर्व क्या जाना चाहिए, आगे की तरफ जाना चाहिए, यानी इंक्रीज ही होते रहना चाहिए। तो इस हिसाब से ये एक्सपेरिमेंटली जो ग्राफ मिला है वो तो उससे मैच नहीं कर रहा है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि जो वीन का रेडिएशन लो है वो कर्व के आधे यानी 50% पोर्शन को एक्सप्लेन करने में ही सक्सेसफुल रहा, बाद के आधे को समझाने में सफल नहीं रहा। तो अगर हम यहाँ पर पॉइंट लिखें तो इसका सबसे मेजर पॉइंट इस लो के क्या है कि एक तो ये केवल शॉर्ट वेवलेंथ या फिर लॉन्ग फ्रीक्वेंसी या हाई फ्रीक्वेंसी रेंज, देखिए ये केवल शॉर्ट वेवलेंथ रेंज या फिर हाई फ्रीक्वेंसी रेंज वाले कर्व को एक्सप्लेन करने में तो सक्सेसफुल रहता है, और लॉन्ग वेवलेंथ या फिर लो फ्रीक्वेंसी वाली रेंज को एक्सप्लेन करने में अनसक्सेसफुल रहता है। इसका रीज़न है, आप देख लीजिए ग्राफ का जो मैक्सिमम पॉइंट है, ये मैक्सिमम पॉइंट मान लीजिए यहाँ तक आ रहा है, ये रहा मैक्सिमम पॉइंट आ रहा है। तो इस मैक्सिमम पॉइंट को के नीचे पीछे वाला हिस्सा जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, शॉर्ट वेवलेंथ को। तो शॉर्ट वेवलेंथ के हिसाब से तो ग्राफ सही बन रहा है, इंक्रीज बन रहा है, लेकिन जैसे ही मैक्सिमा के बाद हाई वेवलेंथ शुरू होती है उसके बाद इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो कर्व अभी भी इंक्रीज होना चाहिए, जबकि जो एक्सपेरिमेंटल कर्व है वो इंक्रीज होने के बाद क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो यहाँ पर ये इस रेंज को तो एक्सप्लेन करने में सक्सेसफुल रहा, पर लॉन्ग वेवलेंथ वाले में ये फेल हो गया। देखो एग्जाम में आपको शॉर्ट वेवलेंथ करके भी पूछा जा सकता है या फिर हाई फ्रीक्वेंसी करके भी पूछा जा सकता है, दोनों ही आपको सही होंगे, क्योंकि हम जानते हैं लेमडा और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर कोई फॉर्मूला शॉर्ट वेवलेंथ के लिए वैलिड है, शॉर्ट का मतलब कम, अगर वो शॉर्ट वेवलेंथ के लिए वैलिड है तो यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी न्यू की ज़्यादा वैल्यूज़ के लिए वो क्या है, वैलिड रहेगा। तो ये वीन का रेडिएशन लो था जो कि ग्राफ के 50% पोर्शन को एक्सप्लेन करने में तो सक्सेसफुल रहता है और अदर 50% को एक्सप्लेन करने में अनसक्सेसफुल रहता है। तो फिर रेले जीन्स ने अपना रेडिएशन लो दिया, उसको देख लेते हैं कि वो सक्सेसफुल रहा या नहीं रहा।